Hello students, welcome to EduFunday. I am your chemistry mentor for the topic hydrogen and its compounds, and today we are discussing heavy water. So, what is heavy water? Heavy water was discovered by first of all Harlot C. Urey. ये होता क्या है आपके पास? जो आपके पास H2O है, अगर आप उसमें से हाइड्रोजन निकाल के उसमें ड्यूटीरियम ऐड कर दें देन यू विल गेट हैवी वाटर D2O। ये आपके पास बहुत पॉइजनस होता है नेचर में, और जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है हैवी वाटर का वो बहुत स्लो है एज कंपेयर टू योर डाइहाइड्रोजन और वाटर। अगर आप प्रिपरेशन की बात करें तो आप D2O को कैसे प्रिपेयर करते हैं? अगर आप 30 लीटर ऑफ वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करें देन यू विल गेट 1 ml ऑफ हैवी वाटर। और आप इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में एज अ बाय प्रोडक्ट भी आपको क्या मिल सकता है? D2O। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात कीजिएगा, सबसे पहले है मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 20। मेल्टिंग पॉइंट है 276, बॉइलिंग पॉइंट इज 374, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -294, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 41, temperature of maximum density is 284 and density is 1.1. The viscosity is 1.1 and dielectric constant in Newton meter square is 78. नेक्स्ट, अगर आप हैवी वाटर की यूजेस की बात करें कि हम इसको इतना एलाबोरेट वे से पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किए जाते हैं एज अ मॉडरेटर। हाँ जी, और इन एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटीरियम कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें ड्यूटीरियम प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास है कैल्शियम कार्बाइड, और अगर आप इसमें ड्यूटीरियम ऐड कर दें देन यू विल गेट C2D2। ठीक है, ये होगा क्या आपके पास? ये आपके पास एल्काइन होगा, ड्यूटीरियम सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन होगा, और आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा आपके पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी क्या होगा? ड्यूटीरियम सब्स्टिट्यूटेड होगा। और एग्जाम्पल है, अगर आप SO3 में ड्यूटीरियम ऐड कर दें देन यू विल गेट D2SO4। वैसे ही एल्यूमिनियम कार्बाइड में अगर आप D2O ऐड कर दें देन यू विल गेट ड्यूटीरियम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल हम हाइड्रोजन को कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज इट रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबशन। अब देखिए, कंबशन आपके पास क्या होती है? किसी भी फ्यूल की कंबशन आपको ये बताता है कि जितनी अच्छे से उसकी कंबशन होगी, जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, उतना ही आपके लिए वो एफिशिएंट फ्यूल है। जैसे अगर आप देखेंगे आपके पास डाइहाइड्रोजन है गैसियस और लिक्विड फॉर्म में, तो वहाँ पर आपके पास जो पर मोल एनर्जी है वो कितनी है? 286 या 285। वही अगर आप अपने पास मीथेन गैस की देखेंगे वो कितनी है? 880। एलपीजी की देखेंगे 2220, और ऑक्टेन की अगर आप देखेंगे 5511। और अगर आप पर लीटर की बात करेंगे तो डाइहाइड्रोजन की है 12, आपका गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है 9968, एलपीजी की है अप्रॉक्सीमेटली 25,000, मीथेन की है 35, और ऑक्टेन दैट इज योर पेट्रोल उसकी कितनी है? 34,000। ये जो आप, हाँ जी, तो देखिए आप हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल क्यों यूज़ कर रहे हैं? आपके पास जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन की कंबशन करेंगे तो वहाँ पर जो आपको पोल्यूटेंट्स मिलेंगे वो हमेशा आपके पेट्रोल की कंबशन से जो पोल्यूटेंट्स मिलेंगे उससे कम होंगे, और वो जो पोल्यूटेंट्स होंगे वो इन्वायरमेंट के लिए भी डेंजरस नहीं होंगे। नेक्स्ट, जो आपके पास पोल्यूटेंट्स हैं ड्यू टू द कंबशन ऑफ
हाइड्रोजन वो क्या है बेसिकली, जो मेजर से मेजर आपके एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस हो सकते हैं वो है ऑक्साइड्स ऑफ डाइनाइट्रोजन। उनको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इंजेक्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द सिलेंडर, सो दैट आप टेम्परेचर को लो कर दें और जो ऑक्साइड्स हैं उनकी फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन गैस है उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो आप बाय कूलिंग टू 20 केल्विन। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि अगर आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो हाइड्रोजन है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसकी जो आपके पास एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट ग्राम वॉल्यूम मोल, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और आपका जो डाइहाइड्रोजन है आप इनको कहाँ यूज़ करते हैं, इन योर इंसुलेटेड टैंक्स ऑफ मेटल अलॉय लाइक Na, Ni5, TiTiH2, Mg, एक्सेट्रा। ये आपके डाइहाइड्रोजन फ्यूल टैंक्स हैं। देखिए वैसे जो आपके इंसुलेटेड ये टैंक्स हैं, ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, जो आपके डेवलपर्स हैं, आपके साइंटिस्ट हैं, वो सर्च कर रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी ऑल्टरनेट टेक्निक हो जिससे हम इन टैंक्स को, इस फ्यूल को और भी एफिशिएंटली यूज़ कर सकें और जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकें। अब देखिए जो आपके पास ये फ्यूल है, जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल है, इसकी इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल आपके पास क्या है कि इसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा सके, इसकी जो एनर्जी है उसको स्टोर कैसे किया जा सके, राइट। तो आपके पास अगर आप इंडिया में बात करें, it is for the first time in the history of India that a pilot project using dihydrogen as a fuel launched in October 2005 for running automobiles। एक पायलट ने आपको एक प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आप हाइड्रोजन को, डाइहाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उनको ऑटोमोबाइल्स में यूज कर सकते हैं। और देखिए ये कब आपके पास प्रपोज किया गया था, इट इज प्रपोज्ड इन 2005। सो डे बाय डे जो आपका डाइहाइड्रोजन फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा रहा है, उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा रहा है, सो दैट आप उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकें, अपनी डेली टू डेली लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, और जो आपके पॉल्यूटेंट्स है उसके अमाउंट को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। इनिशियली क्या किया जाता था कि आपके पास जो डाइहाइड्रोजन थी, 5% डाइहाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिक्स किया जाता था और जो आपके 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं उनमें यूज किया जाता था। जो परसेंटेज थी डाइहाइड्रोजन की उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया, अभी भी इंक्रीज किया जा रहा है, सो दैट उसको एक ऑप्टिमम लेवल तक हम लेके जा सके और उसको यूज कर सकें। नाउ अ डेज ऑल्सो इनको आप फ्यूल सेल्स में भी यूज करते हो। नॉर्मली फ्यूल सेल्स को क्यों यूज किया जाता है, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसमें आप केमिकल एनर्जी को यूज करके किस में कन्वर्ट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी में। अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ लेस पोल्यूटेंट्स, जो आपका डाइहाइड्रोजन है इसको कमिंग ईयर्स में बहुत अच्छे तरह से, एक बहुत अच्छा फ्यूल सोर्स की तरह हम इसको यूज़ करेंगे और इसको बहुत जल्दी हम एज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना शुरू कर देंगे। जैसे आपके पास डाइहाइड्रोजन फ्यूल पंप्स बन जाएंगे इन योर कमिंग ईयर्स। सो नेक्स्ट इज साइनोप्सिस ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट इज एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय पासिंग योर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क से अगर आप हाइड्रोजन को पास करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन एटम्स। जो लाइफ पीरियड है आपके एटॉमिक हाइड्रोजन का ये कितना होता है, इट इज ओनली 1/3 ऑफ अ सेकेंड। ये जो आपके एटॉमिक हाइड्रोजन्स हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपके पास आपका नेसेंट हाइड्रोजन। इसको आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, अगर आप जिंक में नेक्स्ट इज योर नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें देन यू विल गेट नेसेंट हाइड्रोजन। और जो ये आपकी नेसेंट हाइड्रोजन है ये बहुत रिएक्टिव होती है और एक बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है एज कंपेयर टू योर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ये बहुत ईजिली जो आपका फेरिक क्लोराइड है उसको डीकलराइज कर सकती है, उसके येलो कलर को डीकलराइज कर सकती है।
ऑल्सो जो आपके पास आपका परमैंगनीट है, पोटाशियम परमैंगनीट है, उसके वायलेट कलर को डीकलराइज कर सकती है। आपके पास आपका डाइक्रोमेट जो सॉल्यूशन है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है, उसकी ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन। देखिए आपके पास ये बेसिकली कौन सी हाइड्रोजन है, जिसको आप अपने ट्रांजिशन मेटल्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे आपके प्लैटिनम है, पैलेडियम है, निकल है। ऑर्गेनिक में आप रिएक्शंस करते हैं ना कि रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सम एक्टिव मेटल्स लाइक पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, राइट। उस तरह के हाइड्रोजन को आप क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत इजीली आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स। देखिए आपके ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स कौन से हाइड्रोजन्स होते हैं, ये आपके H2 मॉलिक्यूल्स के ही दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वन इज ऑर्थो, वन इज पैरा। देखिए हर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपके पास दो एटम है, हर एटम में आपके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और सबकी अपनी एक स्पिन है। जबकि ऑर्थो हाइड्रोजन्स हैं वो कैसे हाइड्रोजन्स हैं, जिनमें आपके प्रोटॉन या आपके न्यूक्लियस की स्पिन क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। कौन सी डायरेक्शन में, देखिए दे आर इन सेम डायरेक्शन। और आपके जो पैरा हाइड्रोजन्स होंगे वो कैसे हाइड्रोजन्स होंगे, जिनमें आपकी स्पिन जो है, प्रोटॉन्स की स्पिन क्या होगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो आपकी पैरा फॉर्म है उसकी जो एनर्जी है वो आपके पास लो होती है एट योर लो टेम्परेचर्स और एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर आपकी 100% पैरा फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। वही अगर आप हाई टेम्परेचर्स के ऊपर बात करें तो आपकी ऑर्थो जो फॉर्म है वो आपके पास डोमिनेट करेगी, 75% वो एग्जिस्ट करेगी आपके पास। अगर आप ऑर्थो और पैरा फॉर्म में डिफरेंसेस देखें, ऑर्थो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा पैरा से, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर आपका ऑर्थो क्या है, डोमिनेट करेगा। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन्स को आप न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स भी बोलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन्स को न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स बोला जाता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर न्यूक्लियर स्पिन्स। जो कंडक्टिविटी है आपके ऑर्थो की वो आपके पास आपके पैरा से कम होती है। जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है आपके पैरा का वो क्या है, 0 है। वही अगर आप ऑर्थो की बात करें तो उसका कितना है, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट है आपके पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं, these are those different forms which are having the same atomic number, जिसका atomic number same हो लेकिन mass number क्या हो, different हो। जैसे आप हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में आपके पास मेनली 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, राइट। देखिए सबसे पहले है प्रोटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास नंबर भी इसका कितना होता है, 1 होता है। और जो ये सब्सटेंस है ये कैसे हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका सिंबल क्या है, 1 हाइड्रोजन 1, राइट। ड्यूटेरियम के केस में आपका सिंबल क्या है, हाइड्रोजन 2 1, और इसको आप डी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 1, मास नंबर कितना है, 2, और ये भी क्या है आपके पास, नॉन रिएक्टिव इन नेचर। वही अगर आप ट्रीटियम की बात करेंगे, ट्रीटियम में जो आपका सिंबल है वो क्या है, 3 हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 1, मास नंबर कितना है, 3, और ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब मुझे आप बताइए कि आपके पास जो हाइड्रोजन है उसमें आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब प्रोटियम में केस में देखिए मास नंबर कितना है, 1, एटॉमिक नंबर कितना है, 1, सो 1 माइनस 1 इट इज 0। ड्यूटेरियम के केस में मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 1। ट्रीटियम के केस में अगर आप देखेंगे आपका मास नंबर कितना है, 3, एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 2। देखिए हाइड्रोजन या प्रोटियम आपका सिर्फ एक अकेला एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का जिसमें आपके पास कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सो इस तरह से आप इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।
So thank you so much for watching. I hope this will clear your doubts.